नमस्कार दोस्तों। आज कक्षा 12 सीबीएसई बोर्ड का फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम था। जिनमें 18 क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन थे। आज हम उन्हीं जो 18 क्वेश्चन आए हैं 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम में, उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्लानिंग द स्पोर्ट्स इवेंट। यहाँ पे मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की बात हो रही है और इसमें सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है कि प्लानिंग योजना बनाने के लिए जो अगला जो हमारा स्टेप होगा वो कौन सा होगा। तो निश्चित सी बात है, जिसमें प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग आता है। तो इस प्रकार ये स्टेप है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है वो डी राइट हो जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग इसमें सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हम डी करेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें ब्लैंक दिया हुआ है, स्पेस दिया हुआ है एंड स्पेस के बाद है इज एन इवेंट टू शोकेस चिल्ड्रन एंड यूथ्स एबिलिटीज़ एंड प्रोवेज इन द स्पोर्ट्स फील्ड। मतलब ऐसी कौन सी गतिविधि है या कौन सा है चीज़ जो बच्चों और युवाओं की क्षमताओं को और कौशल को खेल के मैदान में प्रदर्शित करने का एक कार्यक्रम है। तो सीधी सी बात है कि स्पोर्ट्स डे होता है जिसमें सारे बच्चे मास लेवल पे पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें सभी बच्चे अपनी एबिलिटीज़ और अपनी जो प्रदर्शन होता है, जो कौशल होते हैं, स्किल होते हैं, उनको क्या करते हैं, शो करते हैं। तो निश्चित रूप से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है वो सी हो जाएगा, स्पोर्ट्स डे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में स्पोर्ट्स डे राइट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 3 नंबर क्वेश्चन में है, करेक्टिव एक्सरसाइज शुड बी डन अंडर ए ब्लैंक एडवाइस एंड सुपरविजन। ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि जो करेक्टिव एक्सरसाइज होती है, जो सुधारात्मक अभ्यास होते हैं, वो नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इनके आधार से किन की एडवाइज और सुपरविजन में करना चाहिए। तो निश्चित सी बात है, फिजिकल एजुकेशन टीचर होता है उसको इसकी जानकारी होती है। तो फिजिकल एजुकेशन टीचर इसमें आएगा और फिजिकल एजुकेशन टीचर 2-3 ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, एक फिजियोथेरेपिस्ट दिया हुआ है, फिजियोथेरेपिस्ट को भी इनकी जानकारी होती है। ठीक है, तो फिजियोथेरेपिस्ट और फिजिकल एजुकेशन टीचर यहाँ राइट माना जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन बी को हम क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर और फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। तो 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पे। 4 नंबर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आसन्स आर प्रैक्टिसाइड टू करेक्ट काइफोसिस। जो हमारी डिफॉर्मिटीज़ होती है, विकृतियाँ होती है, विकृतियों में जो काइफोसिस होती है, जो चेस्ट के, जो पीठ के भाग में जो उभार नुमा मांसपेशियों में जो उभार आ जाता है, बाहर निकल जाती है, कुबड़ापन आ जाता है, उसको सही करने के लिए, उनको करेक्ट करने के लिए जो आसन या जो प्रैक्टिस अभ्यास है वो कौन से है, वो राइट है। तो इसमें धनुरासना, चक्रासना और भुजंगासन, ऑप्शन नंबर डी है वो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें धनुरासना, चक्रासना और भुजंगासना है वो इसके लिए उचित अभ्यास माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो 5 नंबर क्वेश्चन में बात हुई है कि गगन वांट्स टू प्रिवेंट हिमसेल्फ फ्रॉम अस्थमा एंड हाइपरटेंशन, आइडेंटिफाई द आसनास टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम दीज लाइफस्टाइल डिजीज। मतलब गगन है वो चाहता है अपने आप को अस्थमा और उच्च रक्त दाब से बचाए रखने के लिए। ठीक है ना, जो उच्च रक्तचाप होता है उससे बचाए रखने, चाप होता है उससे बचाए रखने के लिए उसको लाइफस्टाइल में कौन कौन से आसन है वो क्या करने चाहिए, शामिल करने चाहिए, या कौन कौन से आसन का उसको अभ्यास करना चाहिए, लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना चाहिए। तो उसके लिए मैं बता दूं कि जो
उत्तान मंडूकासना है और वक्रासना, ये दोनों आसन है वो उचित होते हैं। तो उत्तान मंडूकासना और वक्रासना क्वेश्चन नंबर 5 के ऑप्शन नंबर ए में दिए हुए हैं, तो निश्चित रूप से 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर है वो ए है, वो राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 के अंदर क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया हुआ है और डायग्राम को देख के बताना है आपको कि कौन सा आसन है। निश्चित रूप से देखते ही समझ में आ जाता है कि ये कौन सा आसन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें जो डायग्राम दिया हुआ है वह उत्तान मंडूकासना का है। जो उत्तान मंडूकासना नाम है वो ऑप्शन नंबर 6 के सी में दिया हुआ है, इसलिए 6 का आंसर है वो सी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 और 8 नंबर क्वेश्चन दोनों आपके स्क्रीन पे हैं। सबसे पहले 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पिटिशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय गेटमैन एट द 1948 लंदन ओलंपिक फॉर डिसेबल्ड पर्सन्स। मतलब जो गेटमैन था उसने कौन, जो 1948 का जो लंदन ओलंपिक था उसमें जो पैरा ओलंपिक जो डिसेबल व्यक्ति थे उनके लिए कौन सी गतिविधि को क्या किया था, शामिल किया था। तो निश्चित तौर पे क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन सी है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि व्हीलचेयर, इसमें जो सैनिक थे जो अपंग हो गए थे या अंग भंग जिनका हो गया, तो उनके लिए गेटमैन ने ये उनको 1948 के ओलंपिक में शामिल करने के लिए उनके लिए जो ये गतिविधि है वो शामिल की थी। तो निश्चित तौर पे क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। द ओथ लेट मी विन बट इफ आई कैन नॉट विन लेट मी बी ब्रेव इन द अटेम्प्ट इट रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। मुझे जीतने दो, अगर फिर भी मैं अगर जीतता नहीं हूँ तो मुझे प्रयास में बहादुर बनने दो, प्रयास करने के लिए प्रयास करने में बहादुर होने दो। इस प्रकार की जो ओथ है ये किस खेल से संबंधित है, ठीक है, इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। तो मैं बता दूं ये जो हमारा स्पेशल ओलंपिक भारत है उसकी ये ओथ है जो खिलाड़ियों की तरफ से ली जाती है कि मैं अगर जीत नहीं सकता तो मुझे प्रयास करने में बहादुर बनने दो। निश्चित तौर पे ये शब्द है वो स्पेशल ओलंपिक गेम्स की है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, स्पेशल ओलंपिक भारत। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसमें एक साइड है वो फूड लिस्ट दी हुई है, फूड ग्रुप्स दिया हुआ है, और दूसरी साइड उनके जो फंक्शंस है उनकी लिस्ट दी गई है। इनको मिलान करने के बाद जो ऑप्शन करेक्ट होगा उसको हमें क्या करना है, सही करना है। तो पहला है प्रोटीन। तो प्रोटीन निश्चित रूप से हमारी मांसपेशियों को क्या करता है, प्रिपेयर करता है, हमारी जो सेल्स होती हैं उनको प्रिपेयर करता है, रिपेयर बॉडी सेल्स। तो ए में 3 नंबर आ जाएगा। तो निश्चित रूप से सी और डी में, ए में 3 है। तो अब हम थोड़ा और देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। तो दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी। निश्चित तौर पे कार्बोहाइड्रेट से खिलाड़ी है वो क्या करते हैं, एनर्जी प्राप्त करते हैं। दूसरी बात फैट्स है, इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्टिंग द फैट सोल्यूएबल विटामिन्स। आपने देखा होगा विटामिन जल में घुलनशील होता है और वसा में घुलनशील होता है। तो फैट में जो घुलनशील विटामिन्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट मतलब स्थानांतरण करने में भी फैट वो सहयोग करता है। दूसरी बात फैट से भी हमें एनर्जी मिलती है, फैट से एनर्जी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा में ज़्यादा मिलती है। तो ये भी मेन सोर्सेज हैं, ठीक है। तो इनमें थोड़ा सा हमें देखना है ऑप्शन के हिसाब से। दूसरा ये क्या नाम इनका लेंगे, रुक्सांस, रफेज बोल सकते हैं इनको हम, रफेज है वो क्या है उनको देखेंगे। तो ये ऊर्जा का क्या है, इट इज़ द नेगेटिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये ऊर्जा के नगण्य स्रोत है। तो इसमें डी में 2 हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताऊं कि आप थोड़ा सा कि ये ध्यान करना है
कि हमें फैट है वो फैट में जो सोल्यूबल विटामिन्स है, तो इसलिए इसको क्वेश्चन नंबर 9 में हम है वो फैट्स के लिए 4 नंबर 3 सी में 4 नंबर जो फंक्शंस है उसको डालेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम मानेंगे कि डी ऑप्शन है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होती है, मैं आपको बता दूं कि आराम की स्थिति में शरीर की जो कार्य होते हैं उनको चलाने के लिए या उनको बनाए रखने के लिए जो आवश्यक कैलोरी की मात्रा होती है वो हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है, BMR होती है। तो इसका ये बात ऑप्शन नंबर डी में दी हुई है, इट इज़ द नंबर ऑफ कैलोरीज नीड टू मेंटेन बॉडी फंक्शन एट रेस्ट, आराम की अवस्था में। तो निश्चित तौर पे जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी श्रृंखला में प्रश्नों की श्रृंखला में बहुत शानदार प्रश्न आए हुए हैं। फिजिकल एजुकेशन कक्षा 12 CBSE का जो आज एग्जाम था उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे वो बहुत ही सिंपल और शानदार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैं जब भी आपको पढ़ाता था तो निश्चित तौर पे इन बातों को पिन आउट करके बहुत ही हाईलाइट करके बताता था कि ऐसे क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं हैं। आपको पूछेंगे कि जो आप जो अभ्यास कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म आपका प्रैक्टिस है, उसका आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, आपके जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इन पे क्या प्रभाव पड़ेंगे। ठीक है ना, तो निश्चित तौर पे जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स है उनका हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ये पड़ेगा कि हमारा जो हार्ट है वो क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। हार्ट एथलीट हार्ट बन जाएगा, और एथलीट हार्ट है वो निश्चित रूप से उसका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो बहुत शानदार हो जाता है। एक स्ट्रोक में जो ब्लड है वो ज़्यादा मात्रा में अच्छे से और रिलीज होगा, तो मतलब उसकी मात्रा होगी। तो निश्चित तौर पे 11 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज, सी है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 12 नंबर क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, इसमें कथन और निष्कर्ष दोनों दिए गए हैं, कारण दिए गए हैं। गिवन बिलो आर द स्टेटमेंट्स, वन ऑफ इज लेबल्ड एज assertion A and other is labeled as reason R। ठीक है, तो रीड बोथ द स्टेटमेंट केयरफुली। पहला जो असर्शन दिया हुआ है, अभिकथन दिया हुआ है, उसमें क्या है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट और बॉडी इज मूविंग एट द कांस्टेंट वेलोसिटी with the no changes in speed or direction, it is dynamic equilibrium। जब कोई वस्तु या पिंड स्थिर वेग से चलायमान हो तो उस गति या दिशा में, उसकी गति या दिशा में कोई परिवर्तन न हो तो वो गतिशील संतुलन कहलाता है। ये जो इसका अभिकथन है वो राइट है। ठीक है, दूसरा कारण क्या है इसका, कारण ये है कि ए साइक्लिस्ट इन मोशन or the body position maintained by a sprinter on the track while running are examples of dynamic equilibrium। ये कह रहा है कि गतिमान साइकिल चालक या ट्रैक पर दौड़ते समय धावक द्वारा बनाई गई शरीर की स्थिति है वो गतिशील संतुलन के उदाहरण। निश्चित तौर पे जब साइकिल पे धावक है वो ट्रैक पे दौड़ते समय तो उसके शरीर की स्थिति भी क्या होती है, गतिमान होती है, लेकिन संतुलित होती है। तो निश्चित रूप से 12 नंबर क्वेश्चन में ए अभिकथन भी सही है और उसका कारण रीजन भी सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो निश्चित तौर पे ये ऑप्शन है वो ये बात है वो ऑप्शन नंबर ए में दी हुई है।
कि अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण आर अभिकथन की सही व्याख्या है। तो निश्चित रूप से 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको फ्रिक्शन फोर्स से संबंधित क्वेश्चन पूछा हुआ है और निश्चित तौर पे इसका मैंने वीडियो भी बना के डाला हुआ है। अगर किसी बच्चे ने 1 मिनट के लिए भी वीडियो देखा है या देखा हुआ होगा, या मैंने जो क्लास में पढ़ाया है उतना अगर ध्यान रखा है, तो निश्चित तौर पे ये क्वेश्चन गलत होने की कहीं भी संभावना नहीं है। ऑप्शन नंबर देखते हैं इसके। सबसे पहले पुशिंग ए चेयर, जब हम किसी चेयर को पुशिंग कर रहे हैं, किसी वस्तु को पुशिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है, घर्षण हो रहा है, चलते हुए क्या है वो फिसलने वाला घर्षण हो रहा है, ठीक है। सी वेव्स, निश्चित रूप से जो समुद्री लहरें होती हैं उसमें द्रव्य घर्षण होता है, लहरों में अंदर जो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है वो होता है। मूविंग हैवी ऑब्जेक्ट, मूविंग हैवी ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है, भारी वस्तु को हिलाना होता है, तो निश्चित तौर पे वो क्या करती है, रोलिंग करती है, नहीं सॉरी स्थैतिक घर्षण होता है, उसके अंदर क्या है भार ज़्यादा होता है, इसलिए वो स्थिर अवस्था में होती है। फिर उसको उठाने, घर्षण करवाने से पहले जो बल लग रहा होता है, उसको स्थैतिक घर्षण कहते हैं। और स्केटिंग है वो रोलिंग फ्रिक्शन है। तो ये वाले ऑप्शन अगर हम बात करें मिलाएं, तो क्वेश्चन नंबर 13 के ऑप्शन नंबर सी में मैच हो रहे हैं, ठीक है ना। पुशिंग चेयर में ए में 1 नंबर राइट, सी वेव्स फ्लूइड फ्रिक्शन बी में 2 नंबर, बी में 2 नंबर में 3 नंबर, ठीक है। और मूविंग हैवी ऑब्जेक्ट्स में स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 4 नंबर, और स्केटिंग है वो रोलिंग। तो ऑप्शन नंबर सी है वो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा राइट। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 ही बहुत शानदार क्वेश्चन है, निश्चित तौर पे आपके देखते ही समझ में आ गया, क्योंकि जब हमने लीवर पढ़ा था तो हमने बहुत अच्छे तरीके से इनके एग्जाम्पल्स देखे थे। फलक्रम देखा था, फलक्रम को एक्सिस कहते हैं, ये चीज़ भी देखा था, रेजिस्टेंस देखा था, ठीक है, भार देखा था, बल देखा था, इनके एग्जाम्पल देखे थे, बॉडी में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो चीज़ें भी देखी थी। लेकिन कुछ न पूछ के सिर्फ इतना पूछा है कि लीवर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द लीवर्स फलक्रम, अर्थात एक्सिस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट राइट है, बस इतना देखना है। तो निश्चित तौर पे हमने देखा है कि एक्सिस है वो ऐसी है स्थान जहाँ के जिसके चारों ओर एक्सिस क्या करता है, मूव करता है, घूमता है, ठीक है ना। वो पॉइंट होता है जो जिसके चारों ओर एक्सिस क्या करता है, रोटेट करता है। तो इट इज़ द पॉइंट एट विच द लीवर रोटेट। क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट है। ओके डन। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। और क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत शानदार और बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना। 2 चीज़ दी हुई है इसमें, एक अभिकथन दिया और एक कारण दिया। अभिकथन देखते हैं, एक्शन एंड रिस्पॉन्स, क्रिया और प्रतिक्रिया ऑफ 2 एथलीट में बी डिफरेंट ड्यूरिंग ए मैच सिचुएशन, ठीक है ना। क्रिया और प्रतिक्रिया, एक मैच के दौरान, एक मैच की स्थिति के दौरान 2 एथलीटों की क्रिया और प्रतिक्रियाएं भिन्न हो सकती है, बिल्कुल। उनका शारीरिक स्ट्रक्चर, उनकी स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस और कोऑर्डिनेशन सबको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि 2 एथलीटों की एक्शन और रिएक्शन की एबिलिटी है वो अलग अलग हो सकती है, डिफर हो सकती है। रीजन क्या कहता है कि पर्सनैलिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स, 2 इंडिविजुअल्स थॉट्स, करेक्टर्स, ठीक है, और करेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर्स, एटीट्यूड एंड हैबिट्स। ये कह रहा है कि व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के विचारों, विशेषताओं, व्यवहार, दृष्टिकोण और आदतों का संयोजन है। निश्चित तौर पे ये भी बात राइट है, ठीक है ना। तो ये इस दोनों बातें सही है, और दोनों ये भी शो कर रही है कि भाई आदमी का बिहेवियर, एटीट्यूड, हैबिट्स और करेक्टरिस्टिक्स, थॉट्स, ये सारी इंडिविजुअल होती है। निश्चित तौर पे अलग अलग आदमी की अलग अलग होती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 में दोनों राइट है और एक की आर व्याख्या कर रहा है, और ये ऑप्शन नंबर 15 के ए में है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ए राइट होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ।
16 नंबर क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। श्वेता इज ओवर स्ट्रेस्ड, श्वेता है वो ज़्यादा तनाव की एंजाइटी की स्थिति में है, ठीक है, अत्यधिक तनावग्रस्त और चिंतित है। एज सी प्रिपेयरिंग फॉर हर नीट एग्जाम, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल रीजन फॉर हर टू एक्सरसाइज, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि श्वेता है वो नीट की परीक्षा की तैयारी के कारण अत्यधिक तनावग्रस्त और चिंतित है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसके व्यायाम करने के लिए उपयुक्त रहेगा। अगर व्यक्ति कोई स्ट्रेस में होता है, तनाव में होता है, इसका मतलब उसकी मेंटल स्थिति है वो सही नहीं होती है। उसको मानसिक स्थिति को सही करने के लिए आराम की, मेंटल रिलैक्सेशन की जरूरत होती है, और मेंटल रिलैक्सेशन ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बी राइट हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की। बहुत इजी क्वेश्चन था 16 नंबर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रेनिंग साइकिल इन स्पोर्ट्स। यहाँ पे ट्रेनिंग साइकिल्स दिए हुए हैं। ट्रेनिंग साइकिल माइक्रो, मीजो और मैक्रो, 3 हमारे ट्रेनिंग साइकिल्स होते हैं। तीनों की बात की, ये नहीं पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी बात है वो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं। मीजो साइकिल इज द टर्म्ड एज मीडियम ड्यूरेशन ट्रेनिंग। निश्चित तौर पे इसी ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि मीजो साइकिल है वो मध्यम दूरी की ट्रेनिंग साइकिल होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है द ड्यूरेशन ऑफ द माइक्रो साइकिल इज 3 to 10 days। निश्चित रूप से ये भी राइट है कि जो माइक्रो साइकिल उसका 3 से 10 दिन, लगभग हफ्ते भर का उसका प्लान होता है, ट्रेनिंग प्लान होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में सी ऑप्शन की बात करें तो द ड्यूरेशन ऑफ द मीजो साइकिल्स इज 3 to 6 week। और बात ये भी सही है, क्योंकि जो मीजो साइकिल होता है उसका जो ट्रेनिंग प्लान होता है वो 3 से 6 वीक का होता है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। द माइक्रो साइकिल हैज़ द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग। ये हुई ना बात, ये गलत है, क्योंकि मैक्रो साइकिल है वो सबसे लंबा टाइम पीरियड का ट्रेनिंग प्लान होता है, इसलिए ये मिनिमम बता रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन गलत है, और इसीलिए इसका आंसर नंबर है वो डी राइट हो जाएगा। नॉट करेक्ट है रिगार्डिंग ट्रेनिंग साइकिल के, इसलिए 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, जो आज की परीक्षा का सीबीएसई फिजिकल एजुकेशन कक्षा 12 का जो एग्जाम था। आज दिनांक 18 फरवरी 2026 को इस एग्जाम में जो पेपर आया था उसका लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एंडोरेंस इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्टिविटी। ये कह रहा है कि एक्टिविटी के नेचर के हिसाब से, मतलब जैसी उसकी प्रकृति है, जो गतिविधि है उसकी प्रकृति के अनुसार किस प्रकार की सहन क्षमता होनी चाहिए, ठीक है, किस प्रकार की सहन क्षमता को क्या किया गया, क्लासिफाइड किया गया है। तो निश्चित रूप से हम देखें तो प्रकृति के लिए उसकी जो होती है नेचर होता है उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक, जैसी उसकी नेचर वैसी एंडोरेंस, तो स्पेसिफिक एंडोरेंस है वो यहाँ पे क्वेश्चन सही होगा। और 18 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, स्पेसिफिक एंडोरेंस। तो आज के 1 से 18 क्वेश्चन हैं जिनको हमने सोल्व करने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से बहुत शानदार और सुंदर और सरल पेपर था। उम्मीद है सबको अच्छे मार्क्स आएंगे। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सभी को, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।